बॉर्डर पर फायरिंग, क्या ये भारत की तरफ एक लगातार पाकिस्तान से जो इंस्टिगेशन हो रहा है, क्या अब समय आ गया है भारत को एक सख्त कॉल लेना चाहिए? क्या ये काउंटडाउन है? हमारे साथ मीम अफजल हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से, अशोक सज्जनर साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और डिफेंस एनालिस्ट कर्नल अनिल कौल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रेक के पहले मीम अफजल साहब, बात हमने आप पे छोड़ी थी और मैं सवाल को दोहराना नहीं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आपने वो पूरी बात सुन ली थी। क्या इस देश के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि ये उनकी किस्मत है, नियति है कि उनको झेलना पड़ेगा ये पाकिस्तान लगातार? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पड़ोसी हैं इसलिए बदले नहीं जा सकते, और उसमें कोई स्ट्राइक करने की बात भी आपने कही। जाहिर है जो आज जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो हमारा जो जिस तरह से हमारा मैप है, ये काम हमने पहले किया था। आप जानते हैं बांग्लादेश किस तरह से बना, वो भी हमारी एक स्ट्राइक थी। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। हम जिन एरियाज़ को टच कर रहे हैं पाकिस्तान के, वहाँ हम बहुत ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं हैं। अब जैसे बलूचिस्तान का मसला है, यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको हमने उठाया है और पाकिस्तान को इससे बड़ी तकलीफ़ हुई है। लेकिन उसकी जोग्राफिकल कंडीशन में शायद हम बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान की उस तरह से मदद नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हमने बांग्लादेश के अंदर की थी। दूसरी अहम बात आपने अब ये बात कही, और ये बात बड़ी सही है कि आज हम जब कॉमन आदमी से मिलते हैं तो वो ये नहीं देखता जो हम लोग जहाँ टीवी पे बहस करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल सारी चीज़ों को सामने रख करके, उसको इससे कुछ मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया जा रहा है, या देना चाहिए हमको। और सरकार में जो लोग हैं, मोदी जी, आपने खुद कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता इसलिए कि मैं जब वो बात कहूँगा तो फिर तलखी पैदा होती है, वो मैं नहीं दोहराऊँगा। आपने खुद कहा, मोदी जी ने कुछ बातें कही। मेरा ख्याल है कि बड़े नेताओं को कहने से पहले काफ़ी कुछ समझ लेना चाहिए कि उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं आगे चल कर के। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, जाहिर है कि उस बयान पर वो पूरी तरह से न चल सकते हैं और न शायद उनके बस की बात है ये। अभी भी एक वाक़या हुआ, इससे पहले भी हुए। अब बाद में देखिए, एक बात मैं आपको कहूँ, जिस वक्त एक जवान का सर पहले काट के लाया गया था, उसके बाद 3 पाकिस्तानियों के सर भी कटे थे, लेकिन कहीं खबर नहीं आई थी, और मैं समझता हूँ खबर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूँगा, जनरल कौल साहब ने आज कुछ बातें कही, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिला। मैं बहुत सारी बातों से उनके डिसएग्री करता हूँ, लेकिन चूँकि वो फ़ौजी रहे हैं, वो सारी ज्योग्राफी जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है। शायद आज तक मैंने इस तरह की गुफ्तगू किसी टेलीविज़न चैनल पर किसी बहस पर नहीं सुनी। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझने की ज़रूरत है। वो वैली को टच नहीं कर रहे हैं, वो जम्मू को टच कर रहे हैं, ताकि वहाँ अनरेस्ट सरकार के ख़िलाफ़ बढ़े, और सिविलियंस पर वार कर रहे हैं। जाहिर है सिविलियंस पर जब वार होगा तो अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बात जो उन्होंने कही है, शायद हमारी सियासी नज़र उतनी दूर तक नहीं गई, या मेरी नहीं गई कम से कम, और लोगों की गई हो तो मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को समझने की ज़रूरत है। और मैंने जो शुरू में बात कही थी कि कश्मीर पर हमको ध्यान देना होगा, ठीक है, शायद वो समझ रहे हैं कि कश्मीर में हमने अपना काम कर दिया, अब जम्मू में करने की ज़रूरत है। लेकिन हम अगर कश्मीर को ठीक कर लेंगे, वैली को ठीक कर लेंगे, तो जम्मू भी खुद ब खुद ठीक होगा। ठीक, तो इसलिए हमें आउटर यानी जो बाहरी ताकतें उनसे लड़ने के लिए भी, और अंदरूनी ताकत जो है, अंदरूनी तौर पर जो लोग हमसे डिससेटिस्फाई हैं या उनको शिकायत है, उस पर भी हमें बहुत संजीदगी के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कश्मीर का मामला आता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसको किसी रिलीजन से जोड़ देते हैं, कभी किसी तरह से जोड़ देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग इस देश के वासी हैं, उनको वो उसी तरह के पूरे राइट्स हैं जैसे हर एक को हैं, और उनको ये हक भी नहीं पहुँचता कि वो ये कहें कि हम जो है आज़ादी चाहते हैं या हम मुल्क के साथ नहीं रहेंगे। जाहिर है कि जो एक पढ़ा लिखा समझदार तबका है वो वहाँ भी है, और वो कहता है कि नहीं ये गलत है, और इसके पीछे बहुत सारी तफसीलात हैं। मैं चूँकि इस पूरे इशू को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकता हूँ, लेकिन इसका मौका नहीं है बहस के अंदर, इसलिए मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी आवाम को भी एक बात समझना चाहिए। ये आपकी डिबेट वहाँ भी ज़रूर देखा जा रही होगी कि इस सब के जो हालात हो रहे हैं, इससे किसी भी हालत में न कश्मीर को फ़ायदा होने वाला है, ना जम्मू कश्मीर में किसी तरह का जो कुछ लोग जिस तरह से अलहदगी पसंदी की बात कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सके हैं, और शायद आगे भी नहीं होंगे सर। लेकिन इसलिए उनको समझना चाहिए कि इस देश के साथ उनका रवैया बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे दूसरे लोगों का। सर चाहे बात कश्मीर की हो
बात चाहे कश्मीर से दूसरी तरफ आगे जाके सरहद के पार पाकिस्तान की हो। सर 60 साल में हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या हैं। 60 साल में हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। 60 साल में हमारे पास कोई रणनीति नहीं हो पाई कि हम पाकिस्तान से कैसे डील करेंगे और कश्मीर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी आपने ठीक कहा। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से शुरुआत हुई है, जब से देश दोनों का विभाजन हुआ है, दोनों देश आज़ाद हुए हैं, तो पाकिस्तान ने तो अपने मन में और अपनी उनकी जो स्टैट्यूट बुक है उसमें भी उन्होंने लिख दिया है जो भारत एक एनिमी कंट्री है, एक दुश्मन देश है। परंतु हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिशें जारी रहती हैं, क्योंकि हमारे जो भी सरकारें आई हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं जो हमारा सारा एनर्जी हो, हमारा सारा जो इन्वेस्टमेंट हो, अपने देश को आगे बढ़ाने में, देश की जनता है उनके लिए खुशहाली लाने के लिए हो। तो इसीलिए हम ये निर्णय नहीं कर पाए हैं, ये निश्चय नहीं कर पाए हैं जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये हम उसको करार नहीं दिया है। चाहे वो देखिए वो MFN ट्रीटमेंट हो, अभी तक उसने हमको नहीं दिया है वगैरह वगैरह, मैं उसमें सब में नहीं जाना चाहता हूँ। परंतु अगर आज के हालात में आए, और जैसे मीम अफजल साहब ने कहा, ठीक कहा, जो कश्मीर में जो हो रहा है तो इसको दो तरीके से देखना जाना चाहिए। देखिए, अभी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, ये महबूबा जी ने भी कहा, जो वहाँ के लोग स्कूलों को जला रहे हैं वो यकीनन कश्मीर के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए एक तो कोई एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है जो उनकी तादाद जैसे कि ये चल रहा है उससे कम हो रही है, परंतु वो वहाँ के स्कूलों को जला रहे हैं। सर, बट उनके साथ हमको डील करना चाहिए। यहाँ ये है सर, उनके साथ डील करने लगते हैं तो यही विपक्ष खड़ा होकर कहता है कि साहब आप पैलेट गन क्यों चला रहे हो, गोली चलती थी, गोली ना चलानी पड़े तो पैलेट गन आई। अब यही विपक्ष खड़े होकर कहता है कि आप पैलेट गन क्यों चला रहे हो। एक लड़का जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जिसके सोशल प्रोफाइल सारी चीज़ें सामने रखते हैं, उसको अगर गोली मार देती है पुलिस जाके, तो पूरा विपक्ष वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि साहब ये तो एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट था और हेडमास्टर का लड़का था। मेरे विचार से तो ये तो पॉलिटिकल कंसेंसस यहाँ पर बनाने की बहुत आवश्यकता है, जैसे मीम अफजल साहब ने कहा, और मैं कोई भी उन्होंने आज ऐसी बात नहीं कही है जिसके साथ मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। वो तो अक्सर ऐसी बातें नहीं कहते हैं, हाँ, लेकिन बहुत उनकी लाइन और उनकी पार्टी की लाइन सेम है कि नहीं, ये भी तो हाँ बिल्कुल। तो ये हमको पॉलिटिकल कंसेंसस उसमें भी बनाना चाहिए, और कैसे रीच आउट किया जाए यंगस्टर्स को, क्योंकि वो बच्चों को आगे कर रहे हैं, बच्चों को वो कैनन फॉडर बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे ही मर रहे हैं और बच्चे तो वहाँ का भविष्य हैं। तो इसीलिए ये तो कश्मीर की बात है। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो बलूचिस्तान का अभी मसला उठाया गया। मेरे विचार से बलूचिस्तान पर भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमको लेकर जाना पड़ेगा, उसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता है जो खाली हम बॉर्डर पर काम करें, बॉर्डर पर उनसे करें। ये वाला होना पड़ेगा, हमारा मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना पड़ेगा। एक तो बॉर्डर पर कैसे सिक्योरिटी, कैसे उनके ऊपर अगर हमारे पास मोटर शेलिंग होती है, हम कौन सी अपनी आर्टिलरी उसके ऊपर लगाएं, कैसे उनके ऊपर जवाब दें, कैसा हमला करें। ये तो सारी मेरे विचार से पूरा अथॉरिटी दे दी गई है वहाँ पर, जो BSF है, आर्मी के ऊपर है, उनको करना चाहिए उसके ऊपर जैसा भी हो। और मेरे विचार से जैसे उन्होंने कहा, जो वहाँ का अगर एक हमारे सैनिक का धड़ से सर अलग होता है तो वहाँ पर उनके बहुत किए जाते हैं, परंतु इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। खाली सर्जिकल स्ट्राइक का मेरे विचार से एक उनको बहुत अहम संदेश गया है, पाकिस्तान को भी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, जो अगर ऐसा हालात रहे तो भारत में एक क्षमता है और वो करेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। आपने ही प्रश्न किया जो और कोई बड़ा कदम उठाने की बात है, तो मेरे विचार से यकीनन इसके ऊपर विचार किया जा रहा होगा, जो और कैसे इसका हम सामना करें और कैसे उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हम वार करें। ठीक है। एक तो सीज फायर जो हो रहा है उसका जवाब देना है, सर्जिकल स्ट्राइक के माफिक कैसे उनके ऊपर जवाब दिया जाए और अंदरूनी कैसे किया जाए। ये बिल्कुल मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जो कि हमें जारी रखना पड़ेगा इसको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 5:40 तक का आपने वादा किया था हमसे, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए धन्यवाद आपका। सुधांशु त्रिवेदी, मैं जल्दी से ये कमेंट आपसे चाहता हूँ। मीम अफजल साहब की बातों से भी मुझे लगा, और दूसरा इनकी बातें सुनने के बाद जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, वो चाहे अपने लोगों के साथ हो चाहे विपक्ष के साथ हो, दोनों जगह पे सरकार को और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतभेद रखूँगा। जैसे अभी कश्मीर का विषय आया, तो कश्मीर में जिस ढंग से स्कूल जलाए जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, 1990 के दशक में भी यही हुआ था, ताकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई से वंचित रहे और तब उसके अंदर वो आतंकवाद और कट्टरवाद की भावनाएं वो स्थापित कर सकें।
और जो लोग भी कश्मीर की उस तथाकथित आज़ादी का समर्थन करते थे वो क्या जवाब दे सकते हैं कि स्कूल जला के कौन सी आज़ादी मिलने वाली है? जैसा अभी आपने रोहित जी कहा कि यहाँ पे बुद्धिजीवियों का एक वर्ग और एक राजनीतिक दलों का वर्ग खड़ा हो जाता है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कि वो कश्मीर की इन चीज़ों का समर्थन करने लगता है। अब जहाँ तक आपने कहा कम्युनिकेशन की बात, मैं उसका उत्तर देता हूँ। देखिए, हमारी सरकार पहली सरकार है, पिछले 3 महीने में गृह मंत्री ने 3 बार दौरा किया है, प्रधानमंत्री यहाँ सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं, संसद के दोनों सदनों में कश्मीर के ऊपर चर्चा हो चुकी है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब यह समस्या शुरू हुई, उसी समय गृह मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से बात किया था। बात पैलेट गन की आई तो उसको चेंज करके पावा गन की रिपोर्ट तक आके उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। तो हमने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं रखी है। फिर मैं यही बात कहूंगा, देखिए तलखी तो हम नहीं करना चाहते, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा जिसको कि समझने वाले समझ सकते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पे हुकूमत की और उनका यह कहना था कि शासन चलाना उन्हीं को आता है, मगर आज मैं कहना चाहूंगा जितने लंबे समय उन्होंने हुकूमत की उतने ही लंबे समय हम विपक्ष में रहे। शायद शासन चलाने का उनका दावा कैसा था वो तो जनता ने देख लिया, मगर शायद विपक्ष में कैसे रहना चाहिए मैच्योर होकर, उस पर हमको कुछ संदेह नजर आता है। क्योंकि जब जब ऐसे इश्यूज आए हैं, सन 71 में इंदिरा जी की जिस कदर तारीफ अटल जी ने की, नरसिंह राव की सरकार के समय में 95 में जिनेवा में जिस ढंग से पाकिस्तान के एक प्रस्ताव कश्मीर पे ला रहा था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए और उन्होंने खुल के समर्थन किया। और कोई श्रेय की बात नहीं कि क्रेडिट नरसिंह राव को नहीं मिलना चाहिए या वो नहीं मिलना चाहिए। मेरे विचार से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के नेतृत्व को भी नीम अफजल जी जैसे परिपक्व लोगों से समझना चाहिए कि एक मैच्योर अपोजिशन, एक परिपक्व प्रतिपक्ष को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर आम सहमति बन सकेगी इन समस्याओं पर। मीम अफजल साहब आप बोलिए, फिर मैं कर्नल कॉल के पास जाऊंगा, क्योंकि वो कश्मीर पे भी और बॉर्डर पे भी दोनों चीज़ों पे मैं उनसे कमेंट चाहता हूँ। बोलिए मीम अफजल, आप हाथ उठा रहे हैं। ये थी कि आज आपने सुधांशु जी से को बिठाया और आखिर में उन्होंने भी थोड़ा बहुत वही बात की जिससे मैं बचना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने कहा है तो जवाब देना ज़रूरी हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ ठीक हो सकती है, कहीं गलतियाँ आपकी हैं, बहुत सारी गलतियाँ आपकी होती हैं, मीडिया भी उसको दिखाता है, हमारे बारे में भी कहता है कि हमने ये गलती की, वो गलती की। हमें गलतियों से कुछ सबक सीखना चाहिए जब देश का मामला आता है। देखिए, आपने कहा कि इंदिरा जी की तारीफ़ की, खुद राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ़ की थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन बात जो यहाँ से बिगड़ी वो भी मुझे इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि ये जो पूरी डिबेट है उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा, और मैं कम से कम जब रोहित जी बैठे होते तो मुझे ये ध्यान रहता है कि बहुत उम्मीद के साथ मुझे इसलिए बुलाते हैं कि कम से कम झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़ा तो खैर आप जैसे लोग भी नहीं करते हैं और मैं तो खैर करता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको भी जो हमने सजेशंस दिए हैं, क्या उस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो मैं शुरू में कहना चाहता था रह गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ये आपने बड़ा अहम सवाल शुरू में इस पर कुछ रोशनी डाली थी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ था बीच में, और उसको कमज़ोर करने का फ़ौज कोशिश कर रही है। अगर ये रिलेशन हमारे ख़राब चलते रहे तो एक दिन वो आएगा कि आप देखेंगे पॉलिटिकल क्लास वहाँ ख़त्म कर दी जाएगी बिल्कुल। और ये अभी इमरान खान और इन सब लोगों का आपने जिक्र किया, नवाज़ शरीफ, ये मजबूर हो चुके हैं फ़ौज के हाथों, ISI के हाथों, कि उनके इशारों पर नाचें और सरकार। वरना मैं समझता हूँ कि अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ वहाँ के पॉलिटिशियंस चाहते थे, लेकिन ऐसा उनको करने का मौका नहीं मिलता, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। और अगर भारत पाकिस्तान के दरमियान में अगर कुछ भी एक सीरियस कोई डेवलपमेंट होती है ऐसी जिससे दोनों मुल्कों के अंदर कोई लड़ाई की नौबत आ गई, तो आप ये समझ ले कि सियासत पाकिस्तान की तय करके रख दी जाएगी और फ़ौज पूरी कब्ज़ा कर लेगी। ये बात मैं कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी बोल चुका हूँ, TV चैनल्स पे, शायद आपके चैनल पर भी बोला होगा, कि आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान से दुश्मनी करने में आपको सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी जो छोटी मोटी दिखाई देती है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी, पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक मुकम्मल हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप सरकार, एक ऐसी सरकार आ जाएगी फ़ौज चलाएगी, और वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं रही, ज़बरदस्ती चलाई गई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही है कि भाई हमारे पास रास्ता क्या है। बिल्कुल आपका कहना सही है आवाम का, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आवाम बहुत सारी बातें जज्बात के तहत करते हैं। लीडर वो नहीं है जो जज्बात के तहत आवाम जो डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक चले।
अगर उसको लगता है कि देश के इंटरेस्ट में वो कुछ दूसरा काम भी कर सकता है, तो आवाम के जज्बात को खिलाफ चल करके उसको फैसले लेने पड़ते हैं। और उसकी ये लीडरशिप का सवाल होता है कि वो उसके ऊपर भी आवाम को अपने साथ लेकर के आ सके। मेरा ख्याल है इतनी बात समझने के लिए काफ़ी है कि आज जो लीडरशिप है वो ये ना समझे कि पब्लिक सेंटीमेंट पर सरकारें चलती हैं। ठीक है, लीडरशिप वो है जो पब्लिक सेंटीमेंट के ऊपर ना चले, बल्कि देश के हित के अंदर पब्लिक सेंटीमेंट को अपने एक्शन के जरिए अपने हक में करने की कोशिश करे। ठीक है। कर्नल कौल, जल्दी से एक कमेंट आपका मैं चाहता हूँ सॉल्यूशन की दिशा में क्या करना चाहिए भारत को इस समय। उसके बाद सुधांशु जी लास्ट कमेंट आपको अगर समय रहा तो जरूर लेंगे, प्लीज कर्नल कौल। हाँ रोहित, ऐसा है कि हम बातें बहुत करते हैं। अभी रिक्वायरमेंट है 3 चीजों की। नंबर 1, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर पाकिस्तान ए टेररिस्ट स्टेट। नंबर 2, विड्रॉ मोस्ट फेवर्ड नेशन from Pakistan. Number 3, what is most important, कि मिलिट्री को अपना काम करने दें, उसके अंदर मीन मेक मत डालें और आप अपना एक कोने पे बैठ जाएं। आदेश दें कि ये कार्रवाई होगी, बस बाकी मिलिट्री को अपना काम करने दें। ना पुलिस, ना बीएसएफ, ना सीएपीएफ, इनका कोई इसमें रोल नहीं है, और ना ही किसी सलाहकार का रोल है। आपने सिर्फ आदेश देने, मिलिट्री अपना काम कर देगी। सैम मैनिकशॉ की बात याद करें, उनने मैडम गांधी को बोला था, यू डू योर बिट, आई विल डू माइन। खत्म बात। आप हमको आदेश दीजिए मिलिट्री को, वो अपना काम कर देगी। और उसके बाद मिलिट्री को पीठ में छुरा ना घोपें। जो आज पिछले 1 साल में होता चला आ रहा है। सुधांशु जी को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, नीम अफजल जी को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, और उसका नतीजा आज आपने सारी सुबह से देख रहे हैं हर एक चैनल पे। सुधांशु जी लास्ट कमेंट कर्नल कौल की बात को इंक्लूड करते हुए प्लीज। देखिए, जहां तक हमारा प्रश्न है तो हम विपक्ष में रहे हों या सत्ता पक्ष में, डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे ये देश की जनता भी इस बात को मानती है हमारे ऊपर, बल्कि यह आरोप लगता है कि कई बार हम उस विषय के ऊपर बहुत प्रबलता और दृढ़ता के साथ अपना विषय रखते हैं। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो मीम अफजल साहब ने कहा कि ये सही बात है कि नेतृत्व को सिर्फ जन भावनाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि जन भावनाएं कई बार अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म टारगेट की तरफ देखते हैं, हमें लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक टारगेट भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी याद करिए, कालीकट में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, प्रधानमंत्री ने वहां जनसभा को संबोधित करते हुए, यह बात सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की है, पाकिस्तान के आवाम को संबोधित किया था कि आप समझिए क्या हो रहा है, आप ये समझिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है, आप समझिए आपकी सेना क्या कर रही है। यानी कहीं ना कहीं हमने भी यह समझने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट, सेना और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की पब्लिक, इन तीनों की जो सोच है उसको भी हम एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी जनभावना है उसकी तो हम परिस्थितियों की बाध्यता के अंतर्गत और दीर्घकालिक उद्देश्यों को सुरक्षित रखते हुए जो अधिकतम संभव कार्रवाई है वो भी करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अशोक सज्जनर साहब भी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दर्शक नैना सैनी है, वो लिख रही हैं आज का ताल ठोक के बड़ा अच्छा लगा, मैच्योर और इंटेलिजेंट पैनलिस्ट के साथ। हम दर्शक बस यही चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि ये जितनी भी चर्चाएँ ये उनके ज्ञानवर्धन का माध्यम बने, उनकी जानकारी बढ़ाने का माध्यम बने। टीवी से बैठकर स्टूडियो में फायरिंग होने से ना तो ये देश सरहद पर अपने सैनिकों को बचा पाएगा और ना ही दुनिया भर के सामने ये बता पाएगा कि साहब हमने पाकिस्तान को हरा दिया है, हमने जीत लिया है। इस बात का हम उम्मीद करते हैं आगे भी आने वाले दिनों में हमारे बाकी पैनलिस्ट भी जो इस कार्यक्रम में आते हैं वो भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना।